हिम्मत। बताता हूँ। धर्मपाल का एक ऐसा राज हमें मालूम है जिसके पता चलते ही उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अरविंद, अरविंद, बेटा अरविंद, सोने का समय हो गया, जल्दी आओ। कहाँ चला गया ये लड़का आज? अरविंद, 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 कहाँ चला गया? अरविंद, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? हैं? अरे रोज एक आवाज में सोने चला आता है, आज पता नहीं कहाँ गया। अरविंद, अरे यहीं कहीं पे होगा। अरविंद, मैंने सारे कमरे ढूंढ लिए। रुको रुको। अरविंद, बेटा अरविंद, कहाँ चला गया होगा? अरविंद, अरे क्या हुआ, इतनी रात में काहे चिल्ला रहे हो? अरे देखा अरविंद को तूने? अरे हम क्यों भला अरविंद को देखेंगे? अरविंद, चलिए वहां देखते हैं। अरविंद बेटा, अरविंद, 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 परेशान कर दिया इसने। अरविंद, जीजी, 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 जीजी जल्दी आओ। जीजी, क्या हुआ? हवा भारी है इसमें से, क्या हुआ? अब मार ही डालोगी क्या उसे? सुन, अगली बार तुम्हारे बेटे से ऐसी गलती हुई ना तो याद रखना, हमसे भी गलती से तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। चल बेटे। हर परिवार का आधार होता है उसके सदस्यों का आपसी रिश्ता। जब तक इन रिश्तों में मधुरता और मिठास बनी रहती है तब तक परिवार किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। लेकिन अगर इन रिश्तों में कड़वाहट आ जाए तो यही रिश्ते नासूर बन जाते हैं। आमतौर पर परिवारों में बड़ों के बीच हो रहे झगड़ों का असर बच्चों पर भी पड़ता है और हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। इस परिवार में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था जो इस परिवार को एक खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहा था। आइए देखते हैं इस परिवार और इसके अंदर छिपे राज और रिश्तों की कहानी। हट जाइए प्लीज। चलिए हटिए, हटो हटो। संभालिए, देखिए अपने आप को संभालिए। इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना होगा। आसपास के लोगों से पूछताछ करो।
और पूरी जगह की अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। सर चलो। बार बार धमकी देती थी कि हमारे बेटे को जान से मार देगी साहब। इन्हीं लोगों ने हमारे मासूम की जान ली है साहब। इन्हीं लोगों ने। झूठ बोल रही है साहब, हमने ऐसा कुछ ना किया। उल्टा इसका बेटा हमारे बेटे को मारता था, बहुत परेशान करता था। कोई मासूम नहीं था, राक्षस था राक्षस। एक तो हमारे बेटे को खा गई और ऊपर से राक्षस बोलती है। आज हमने साहब इसने मारा हमारे बेटे को साहब। इसने मारा साहब। अलग अलग बयान लो सबका। सर थोड़ा बहुत नहीं साहब, वो हमारे अरविंद को बहुत मारता था और उसे कुछ भी बोलो तो उसकी माँ झगड़ा करने चली आती थी। साहब पता नहीं उसे हमारे बच्चे से क्या परेशानी थी साहब, उसके पीछे पड़ी रहती थी साहब। अब आप भी बताओ ना कि घर में बच्चे होंगे तो थोड़ा मोड़ा झगड़ा तो होगा ही ना। कोई बचपना नहीं साहब, शैतान था वो लड़का। उस दिन तो उसने हमारे अरविंद को अनाज की कोठरी में बंद कर दिया था साहब। मरते मरते बचा है हमारा बच्चा। हाँ साहब मानते हैं हमारा बेटा थोड़ा शरारती था, अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा साहब। उसका बेटा शरारत करता तो वो अंधी हो जाती है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, और मेरा बेटा शरारत करता है तो वो राक्षस हो जाता है साहब। आप बताओ अगर उसे इतनी परेशानी थी तो क्यों अपने बेटे को हमारे बेटे के साथ स्कूल भेजती थी, बोलो ना साहब। हाँ साहब, अरविंद जाता था विष्णु के साथ स्कूल, लेकिन कुछ दिन पहले विष्णु ने अरविंद को बहुत मारा। अरे जल्दी चल। क्यों कर रहे हो? मैं अपने पापा से आपकी शिकायत करूंगा। हाँ हाँ कर दियो। पिछले बार का हुआ नहीं और गुंडे की तरह लड़ाई कर रहे हैं। गुंडा? अरे तेरा बेटा गुंडागर्दी करता है, ऊंट के जैसा लंबा हो गया लेकिन छोटे से बच्चे पे धौंस जमाता है। इतनी हिम्मत है तो अपने बराबर वालों के साथ जाके लड़े ना। बकवास मत कर समझी, अपने आप को देख और अपने बच्चे को देख, उसके बाद मुझसे कुछ कहने तू आना। अपने आप को देख। आप हमारे बेटे को संभाल के रखिए, सारा घर का खर्चा हमारा पर ही चला रहा है। कौन आगे नहीं चलाइए, मेरा गल हो जाएगी। हम कुछ नहीं बात नहीं सुनी, हम कुछ छोड़ा भी नहीं बोल रहे हैं। अरे आप ज्यादा मत बोलो, मेरी से बहुत हो गया, बहुत सुन लिया हमने आपकी। क्या समझती है आपको? चलो गाइस, चलो चलो। सिर्फ नाम के बड़े भाई हो तुम। अरे ताला क्यों पड़ जाता है तुम्हारे मुंह पे अपने भाई के सामने? उसने तो अपने बच्चे को गुंडा बना ही दिया है। इतनी सी उम्र में हमें घर से बाहर निकालने की बात करता है। अरे हमारा भी तो बराबर का अधिकार है इस घर पे। मैं कह देती हूँ, अगली बार अगर उसने मेरे अरविंद पे हाथ उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे अच्छा बाबा, पहले शांत हो जाओ, बात करता हूँ उनसे। हैं? शांत हो जाओ। जीजी, सा कम करो। जीजी विष्णु ने बहुत मारा है, इसे बहुत चोट लगी है। मैं दवाई लगा देती हूँ उसे, और कुछ खाया भी नहीं इसने। ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। नौकरानी है, नौकरानी बन के रहे। माँ बनने की कोशिश मत कर, समझी? चल जा रसोई में अपना काम कर, जा। मेरा बच्चा, रो मत। कहाँ लगी तुझे? अरे चल, मैं तुझे दवा लगा देती हूँ, चल। तब से हमने उसे स्कूल जल्दी भेजना शुरू कर दिया। कितनी जल्दी? 1 घंटा पहले साहब आज वो स्कूल जल्दी निकल गया था। कितना जल्दी? करीबन साहब रोज से आधा घंटा पहले। देखिए, हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये एक्सीडेंट है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और इसके लिए जिम्मेदार है तो वो हमारे हाथों से बचेगा। आप लोग जा सकते हैं। अरे बस करो मम्मी, देर हो रही है। 2 मिनट, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। ये जो लड़का मर गया विष्णु, उसके बारे में क्या जानते हो? हाँ साहब, यहीं से वो रोज स्कूल जाया करता था अपने भाई के साथ में। हाँ, उसका बड़ा वाला भाई विष्णु जो था ना, उसको चाहे परेशान करता था। ऐसा लगता था भाई नहीं कसाई है वो कई बार क्या है उसके कपड़े उतार कर पेड़ों पर लटका दिया करता था और छड़ी से मारते हुए स्कूल ले आया करता था। और ये हम सब गाँव के लोग देखते थे, लेकिन आपस का मामला था इसलिए कुछ बोल नहीं सकते थे। अच्छा, आज सुबह तुमने उन दोनों या दोनों में से किसी एक को भी स्कूल जाते हुए देखा है? नहीं साहब, आज तो हमने नहीं देखा साहब।
ठीक है तुम जाओ, चलो। धर्मपाल, साहब हमें अरविंद से बात करनी। अभी? हाँ अभी। साहब कल बात नहीं हो सकती? कल नहीं, अभी करनी है। हमें लगता है कि उसने विष्णु को स्कूल जाते हुए देखा है। साहब उसके भाई की मौत हुई है, घबराया हुआ है। अभी वो बच्चा है ना। हमें मत सिखा, हमें पता है बच्चों से किस माहौल में और कैसे बात की जाती है। ठीक है साहब। बेटा अरविंद, आज सुबह आपने विष्णु को स्कूल जाते हुए देखा था? बताओ बेटा, देखा था आपने विष्णु को? अच्छा बेटा, ये बताओ कि आज आपने पूरा दिन क्या किया? मैं सुबह जब स्कूल जा रहा था तो मेरा पेट दुखने लगा और मैं आधे रास्ते से ही घर आ गया और सो गया। सर कुछ तो मसला है। माँ बाप ने इस बच्चे को सिक्का पड़ा के रखा है। मुझे लगता है कि या तो ये घबराया हुआ है या कुछ तो जानता है। हमें इसे अकेले में बात करनी चाहिए, ये भी अपने माँ बाप के साथ ना हो। देखो, दोनों भाई रहते एक ही घर में हैं लेकिन अलग अलग। ये तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई थी। अब इनके जानने वालों से ये पता करते हैं कि लड़ाई कितनी सीरियस थी। मुझे नहीं लगता ये कोई एक्सीडेंटल डेथ है। और जिस तरह से रेखा अपने जेठ जेठानी पे इल्जाम लगा रही है, दाल में जरूर कुछ काला है। पूरी तफ्तीश करो दोनों भाइयों और उनकी बीवियों की। कहीं ऐसा ना हो कि आपसी रंजिश में निशाना एक मासूम बच्चा बन जाए। ये तो तय था कि ये परिवार अपने अंदर कुछ गहरे राज छुपा रहा था और इसी वजह से धर्मपाल और गौरी अपने बेटे अरविंद से गलत बयानी करवा रहे थे। क्या ये विष्णु की मौत से जुड़ा कोई ऐसा राज था जिसमें धर्मपाल और गौरी शामिल थे और अरविंद को इस बात की जानकारी थी और जिसे छुपाने के लिए उसके अपने माँ बाप उससे झूठ बुलवा रहे थे? लेकिन वो क्या राज था जिसकी वजह से एक 10 साल के बच्चे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था? क्या इस परिवार की आपसी लड़ाई ने एक भयानक मोड़ ले लिया था या फिर विष्णु की मौत का राज कुछ और ही था? क्या बताऊं साहब, दोनों भाई आपस में झगड़ते रहते थे और उनके झगड़े में हम मजदूर पिल जाते थे। रामदास भाई तो मजदूरों का खून चूसते थे और धर्मपाल भाई हमारा पैसा। राजेंद्र भाई तो 2 मिनट के लिए कोई मजदूर अगर बैठ आता था तो उसके दिन भर की दिहाड़ी काट लेते थे और धर्मपाल भाई वो तो अपनी दारू और अय्याशी में बिजी रहते थे। धर्मपाल भाई तो साहब सिर्फ तनख्वाह वाले दिन ही मिलते थे। तो पैसे वाली बात तो बताइए। कौन सी बात? बताता हूँ ना साहब। अरे शांत हो जाओ साहब, आ रहे हैं, पैसे मिल जाएंगे। खड़े रहो भाई, चिल्लाने से पैसे थोड़े नहीं मिलेंगे। आपका रोज का ये परेशानी रहता, पैसे नहीं रहते। थोड़ा सब्र करो, पैसे मिल जाएंगे हम लोगों को। साहब आने वाले हैं। अरे पैसा चाहिए हमें। लो आगे। अरे हमको पैसा चाहिए। चुप। पैसा आ गया है। पैसा पैसा पैसा, ये ले मार दे। आवाज नीचे। चलो एक एक करके आओ। चेतन पटेल, अंगूठा लगाओ। रघुनाथ सिंह। साहब पैसे खत्म हो गए। दिमाग खराब मत कर। राजेंद्र ने जितने पैसे मुझे दिए मैंने तुझे लाके दिए। अब वो कम है या ज्यादा उससे पूछ। अरे क्या बात होती है, काम कराने के बाद पैसे नहीं दोगे क्या? ऐसा नहीं चलने वाला है। इस बार तो हम पैसे लेकर ही जाएंगे। हाँ पैसे तो लेके जाएंगे। अरे शांत हो जा भाई, अरे शांत हो जाओ, सबको पैसे मिलेंगे। अरे मुझसे ही शायद गलती हो गई बैंक से पैसे लाने में। कुछ भी कीजिए, हमको पैसा चाहिए भैया। मैं खुद राजेंद्र भाई साहब के पास जाऊंगा। अरे हमें नहीं पता, पैसा चाहिए अभी, पैसा लेकर जाओ। मैं खुद राजेंद्र भाई साहब के पास जाऊंगा पैसे। चलिए बैठिए। अरे पैसा लेकर जाओ। मैं खुद जाऊंगा, मैं पैसे लेकर आऊंगा। अभी बात तो कर लेने दो। दीवान जी, ऐसा आप पे विश्वास करके हमें नहीं जाने दे रहे, नहीं तो ये दोनों भाई ये तो बिल्कुल किसी भी विश्वास के लायक नहीं है। फिर क्या साहब, राजेंद्र भाई के पास जाओ तो वो कहते हैं कि धर्मपाल भाई पैसे देंगे और धर्मपाल भाई के पास जाओ तो वो कहते हैं कि राजेंद्र भाई पैसे देंगे। साहब चक्कर लगा लगा के एड़ियाँ गिर गई। कुछ लोगों के पैसे मिल गए
और कुछ लोग गांव चले गए। गांव चले गए मतलब? इस गांव के नहीं थे क्या? नहीं साहब, दोनों भाई बहुत चालाक हैं। जो यहाँ के लोकल मजदूर थे उनके तो पैसे दे दिए, और जो बाहर के थे उनके रोक लिए। अब वो परिवार वाले थे, कब तक यहाँ रहते, इसलिए वो गांव चले गए। अच्छा, वो अकाउंटेंट मतलब वो मुनीम, वो कहाँ मिलेगा? साहब वो तो उस घटना के बाद से ही नौकरी छोड़ के चला गया था। सुना है कि मजदूरों ने उसको धमकी दी थी, तब से उसने यहाँ पे आना ही बंद कर दिया। चलो ठीक है। लड़ाई झगड़ा तब होता है साहब जब लोग बराबर के हो, और यहाँ तो जब भी लड़ाई हुई है हमेशा विष्णु के कारण ही हुई। वो ही हमेशा अरविंद को मारता पीटता था, परेशान करता था। कोई बचाओ मुझे, अम्मा बचाओ। अब आप ही बताइए साहब, ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो विष्णु के ऐसे बार बार करने पर उसको सबक नहीं सिखाना चाहेंगे? तो तुम्हारा मतलब है कि विष्णु को धर्मपाल या गौरी में से एक ने या दोनों ने मिलकर मारा है? मेरा वो मतलब नहीं था साहब। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मार सकते हैं या नहीं, एक बात बोल। हमें नहीं मालूम साहब, मार भी सकते नहीं भी मार सकते। सच्ची में साहब हमको नहीं मालूम। चलो उस दिन किसी ने इन दोनों बच्चों को कुएं के आसपास नहीं देखा। जिस तरह की दुश्मनी थी दोनों भाइयों के बीच में, साफ जाहिर है कि इस दुश्मनी की जड़ पैसा थी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इस दुश्मनी का विष्णु की मौत से क्या लेना देना। एक काम करो, दोनों भाइयों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करवाओ। यस सर। और जब तक ये डिटेल्स आती हैं हम लोग चलकर इन भाइयों से पूछताछ करते हैं। राइट सर। मुझे तो बर्बाद कर दिया मेरे बड़े भाई ने, पैसों की चोरी की, मेरे मजदूरों के सामने मेरी नाक कटवा दी। मेरे सारे अच्छे मजदूर मेरा काम छोड़कर चले गए और मेरे बेटे को भी मार डाला। ये तो अच्छा हुआ साहब कि हमारी जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया। इस जंजाल से मेरी जान छूटी। आपको एक बात बताऊंगा साहब, आप विश्वास नहीं करेंगे। अरे सुन राजिंदर, सुन, देख तुम्हारा बेटा तो मर चुका है। अब जो तुम्हारी जायदाद में हिस्सा है उसे तो हमारे बेटे के नाम पे कर दे, हैं? वैसे भी तेरे मरने के बाद वो सारी जायदाद हमारे बेटे के नाम पर हो जाएगी, समझा? अब बताइए, कोई अपने सगे भाई से ऐसी बात कहता है? और जब वो ये बात मुझसे कह रहा था, उसका बेटा तो वहां खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, और मेरा बेटा? तो अब ये बता कि कैसे मारा विष्णु? भगवान कसम साहब, हमने नहीं मारा। अच्छा, तो तूने नहीं मारा, फिर किसने मारा? तेरी बीवी ने या तेरे बेटे ने? नहीं साहब, साहब हम में से किसी को कुछ नहीं मालूम। सच बोल रहे हो? साहब मारना मत साहब, हम सच बोल रहे हैं। नहीं बेटा, तू घबरा मत, बाबा को कुछ नहीं होगा। साहब आप ही सोचिए, वो हमारा भतीजा था और हम अपने भतीजे को काहे मारेंगे? क्योंकि तुम दोनों भाई कम और दुश्मन ज्यादा थे। नहीं साहब, वो तो बस क्या, हमें सब पता है। तूने उन पैसों में भी घपलत किया है जो राजेंद्र तुझे खेतों में काम कराने के लिए देता था। नहीं साहब, ये सच नहीं है साहब, वो हमको बदनाम कर रहा है। खुद उसने पैसे कम दिए, अब इल्जाम हम पे डाल रहा है। साहब आपको गलत फहमी हुई साहब। गलत फहमी? पुलिस को? सर एक काम करते हैं, इसे लॉकअप में डाल देते हैं, फिर इसकी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी कि पुलिस को गलत फहमी है। माँ कसम साहब, हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया। कान खोल के सुन ले, हमें सब पता चल जाता है कि कब किसने क्या किया है। क्या यहाँ से अब? और हाँ, कल शाम 5 बजे तीनों थाने में हाजिर हो जाना। कल का है साहब? कल ही नहीं, कल से हर रोज ठीक शाम 5 बजे तीनों यहाँ हाजिर होना, जब तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर लेते। सर इस लड़के की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई, क्योंकि इसके लंग्स में पानी बहुत कम था। इसका दाहिना कंधा टूटा हुआ है और इसके सर पर किसी भारी चीज से चोट पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। बाद में इसे पानी में डुबा दिया गया है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है वो चोट जो इसके सर पे लगी, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई, वो कुएं की किसी दीवार से टकराने से या पानी के नीचे किसी पत्थर से टकराने से लगी है? नहीं, अगर इसका शरीर कुएं की किसी दीवार से टकराया होता तो इसके शरीर पर कहीं ना कहीं खरोच का निशान होता, लेकिन इसके पूरे शरीर पर कहीं भी कोई खरोच का निशान नहीं। और पानी के अंदर ये किसी चीज से इतनी जोर से टकराए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पानी ऑलरेडी उसकी स्पीड को तोड़ देगा।
वो तो इसके सर पर किसी भारी चीज से चोट पहुंची है जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। थैंक यू। पीठ पर चोट, कुछ अजीब बात। इसका मतलब है किसी ने बच्चे को मारकर कुएं में फेंका हो। सर हो सकता है कि अरविंद ने ये होते हुए देखा था, इसीलिए वो इतना घबराया हुआ था। 5:30 बज गए हैं। ये धर्मपाल अपने बच्चों को लेकर नहीं आया। सर हवलदार को भेज के बुलवा लेता हूँ। हेलो, क्या? ठीक है, गाड़ी निकालो। सर क्या समझ रखा हम लोगों को? खड़े हो। कहानी सुनाएगा हमें? तेरा बच्चा खो गया है, झूठ बोलता है। नहीं साहब, हमारा अरविंद खो गया है। सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा। बोल, कहाँ छुपा के रखा अपने बेटे को? बोल। माँ कसम साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, हमको कुछ नहीं मालूम। साहब हम अपने बेटे को क्यों छुपाएंगे? क्योंकि उसने ऐसा कुछ देख लिया था जिसका ताल्लुक विष्णु की मौत से था, और तुम लोग हमसे वो छुपा रहे हो। नहीं साहब, ये सच नहीं है साहब, हम सच बोल रहे हैं। हमारा बेटा सच में खो गया साहब, मेहरबानी करके हमारा ढूंढ दीजिए। हाँ साहब, हमारे अरविंद को ढूंढ दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, हम देखते हैं। ये सविता से जानकारी हासिल करो, शायद इसे कुछ पता है। मैं उधर देखता हूँ। सर आप जरा यहाँ आएंगे? सच में साहब, हमें कुछ नहीं पता साहब, हम तो वैसे भी दूर रहते हैं। हमारा तो बेटा चला गया, अब उसके बेटे को गायब करने से हमारा बेटा वापस तो नहीं आने वाला ना साहब। साहब हमारे भाई से झगड़ा जरूर है, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। और साहब अरविंद तो हमारे भी बेटे जैसा है ना, हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी हो ठीक हो और जल्दी मिल जाए बस। जी साहब। ये खबर तो पक्की है कि कल के दिन फिरौती के लिए कोई किडनैपिंग नहीं हुई थी, क्योंकि अब तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया और हमारे खबरियों के पास भी किसी बच्चे की किडनैपिंग की कोई न्यूज़ नहीं है। इसका मतलब है कि अरविंद अगवा तो हुआ है, लेकिन फिरौती के लिए नहीं, दुश्मनी के चलते, या फिर मारा गया। तो क्या राजेंद्र? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक संभावना तो यह है कि धर्मपाल को फिरौती की खबर आ गई थी और उसने किसी डर से हमें नहीं बताया, और दूसरी ये कि इस परिवार से किसी की दुश्मनी है जिसके चलते वो इस घर के बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। वजह चाहे जो भी हो, इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें दोनों भाइयों पर नजर रखनी पड़ेगी। क्या अरविंद के गायब होने के पीछे उसके दिल में दफन वो राज था जो उसने पुलिस के सामने नहीं खोला था? और अगर ऐसा था तो ये राज निश्चित तौर पर विष्णु की मौत से जुड़ा था। या कहीं ऐसा तो नहीं था कि इस गुनाह का जिम्मेदार कोई और था जो इस परिवार के बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था? लेकिन अगर ये सच था तो इसकी वजह क्या थी? पुलिस के लिए केस अब एक रहस्य बनता जा रहा था।
तुम दोनों उस पर नजर रखो। हेलो सर, धर्मपाल ने अभी अभी बैंक से 2 लाख रुपए कैश निकाले। इससे पहले भी कई बार उसने बड़ी रकम विड्रॉ की है सर। इतनी बड़ी रकम? हो सकता है फिरौती के लिए हो। पीछा करो उसका। तो अरे वो देखो, वो रहा। रुक रुक, हिम्मत, चल चल। अरे अभी मैंने किया, बहुत बचा। अरे बताओ हमें किसने किया, बताओ हमें किसने किया, बताता हूँ। वो कहा है कि हम धर्मपाल को ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि धर्मपाल का एक ऐसा राज हमें मालूम है जिसके पता चलते ही उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ये बता कि ये राज तुझे कैसे पता? जल्दी बता। ये देखो, ये है अपना घर। अब जैसा भी है, लेकिन रहने लायक छत तो है। आओ बैठो बैठो। मैं तुम्हें इस घर में बहुत खुश रखूंगा, बिल्कुल रानी बना के। तुम बेकार में परेशान होती हो। अरे आज हमारी शादी हुई है, खुश रहो, ठीक है? बताओ। कहाँ छुपा के रखा उसे? हमने अगवा नहीं किया, सविता ने किया है। ढूंढो। लगता है भाग गई यहाँ से। चलो। हेलो, सविता की फोटोज को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। सारे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे खास नज़र रखो, प्राइवेट बस स्टैंड पर भी। हाँ, हम आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, तुम लोग रुको। किसे देखा है? टिकट देना एक, चल जल्दी। 1 मिनट, छुट्टा नहीं है, देता हूँ मैं। चल जल्दी। जी 1 मिनट। रुक रुक, रुको सविता, रुको। सुन बेटा, जब तुम वापस ना हो ना, यही इंतजार करना, कहीं जाना मत। मैं आती हूँ वापस अभी, है ना? यही रुकना। सविता रुक। रुक रुक रुक। बता ना। ये कहानी शुरू हुई थी, मुझे काम पे रख लो साहब, बड़ी मेहरबानी होगी।
मेरे घर खाने को भी नहीं है। बस अब आप ही का सहारा है। मैंने काम ढूंढने की कोशिश करी पर कहीं कोई काम नहीं मिला। सोचा आप लोग तो मेरे अपने हो, आप तो साथ दोगे ना, इसलिए यहाँ चली आई। ठीक है। क्या किया तुमने? पूरी बात बताओ। उस दिन विष्णु अरविंद को परेशान कर रहा था। वो उसे कुएं के पास ले जाके उसे पीट रहा था, परेशान किया जा रहा था। देख रहा है ना, देख रहा है ना कितना गहरा है कुआं? हाँ, इसी से क्यों मारा तुमने विष्णु? राक्षस था साहब, राक्षस। और उसकी माँ कुछ नहीं करती थी। नाम की माँ थी ना साहब, उसकी माँ तो मैं थी, मैं उसकी माँ थी। हाँ साहब, मैं ही अरविंद की माँ हूँ। एक लाख है, रख ले। सविता, 1 लाख बहुत होते हैं। हमारी बात मान ले, हमारी इज्जत का सवाल है। रख ले। रख लो, रख लो। हमने 9 महीने साहब, 9 महीने उसे अपने पेट में रखा और वो उसे ऐसे लेके चले गए जैसे हमारा कोई हक ही नहीं था उस पर। जी भर के देखने भी नहीं दिया हमें। जब तुम वापस उस घर में काम करने गई तो ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? मदन ने कहा था। अरविंद के जन्म के बाद जब मैं मदन से मिली तो सब कुछ जानते हुए भी उसने मुझे अपनाया, मुझे शादी करी। ये देखो, ये है अपना घर। अब जैसा भी है, लेकिन रहने लायक छत तो है। आओ बैठो बैठो। मैं तुम्हें इस घर में बहुत खुश रखूंगा, बिल्कुल रानी बना के। अरे तुम तो बेकार ही परेशान होती रहती हो, इतना चिंता क्या करती हो? वो तुम्हारा बच्चा है ना, और तुम्हारा बच्चा हमारा बच्चा, और फिर मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। उन लोगों ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे और पहले ही कह दिया था कि मेरा बच्चे पे कोई हक नहीं रहेगा। तो क्या हुआ? सिर्फ पैसा दे देने से कुछ होता है क्या? कानून भी कोई चीज होती है कि नहीं? वो तो ठीक है, पर हम गरीब लोग हैं, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर। तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। बस तुम वही करना जो मैं कहूँ, समझी? हमारा बच्चा हमें मिल जाएगा। तुम बेकार में परेशान होती हो। अरे आज हमारी शादी हुई है, खुश रहो, ठीक है? फिर मैं उस घर में काम मांगने गई साहब, और फिर अरविंद मेरे आंखों के सामने ही रहने लगा। फिर तुम दोनों ने उसके माँ बाप से पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। कैसे पैसे साहब? हमने कोई पैसे नहीं लिए। मदन ने हमें सब कुछ बता दिया है सविता। अपने बेटे को हासिल करने की कोशिश में तुमने उसे अगवा किया और खुद ही उसे खो दिया। ले जाओ इसे। नहीं साहब, नहीं साहब, मेरे बच्चे को ढूंढो साहब, साहब मेहरबानी करके मेरे बच्चे को ढूंढो साहब। नहीं नहीं साहब, नहीं। पुलिस अब भी अरविंद की तलाश में लगी है। सविता की अरविंद को सुरक्षित और खुश देखने की चाह ने उसे एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसका उसे कोई अंदाजा भी नहीं था। सविता को कत्ल और अपहरण के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 और 365 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और मदन को ब्लैकमेलिंग के लिए धारा 383 के तहत 3 साल की सजा हुई है।
धर्मपाल और गौरी ने एक कोक किराए पर ली थी और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाने का डर था। हमारे देश के कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके जरिए एक जोड़ा किसी बच्चे को गोद ले सकता है या फिर सरोगेसी यानी कि किराए की कोख के सहारे बच्चा पा सकता है। लेकिन अगर कोई जोड़ा समाज और जग हसाई के डर से बच्चा पाने की चाहत में कानूनी रास्ता न लेकर गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करता है तो वो अनजाने में ही जुर्म की दुनिया में शामिल हो जाता है और असामाजिक तत्वों का शिकार भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ धर्मपाल और गौरी के साथ भी हुआ। एक बच्चे के माँ बाप बनना हर पति पत्नी का सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए गैर कानूनी तरीका अख्तियार करना पूरे परिवार के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए जो भी पति पत्नी स्वाभाविक तरीकों से बच्चा ना पा सकें, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कानूनी तरीकों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मुंबई जैसे बड़े शहरों में सबकी आंखों में एक बड़ा सपना है और पांव में जिम्मेदारी की बेड़ियां भी। इंसान की जिंदगी सपनों और जिम्मेदारियों के बीच में फंसी हुई है। सपने आगे जाना चाहते हैं और जिम्मेदारियां पीछे खींचती। कुछ लोग इस सब के बावजूद जिंदगी में सामंजस्य बना लेते हैं और खुश रहते हैं, लेकिन जो लोग इस संतुलन को बनाए रखने में असफल रहते हैं वो अक्सर जाने अनजाने में जुर्म को दावत दे बैठते हैं। आज हम ऐसा ही रूह को कचोटने वाला एक केस लेकर आए हैं जहां सपनों की जगह मजबूरी ने ले ली। ये केस हमें सीख देते हुए एहसास कराता है कि जीवन की लड़ाई में हार के कदम किसी ऐसी राह पर न पड़ जाएं कि जिसकी दूसरी तरफ कोई अनहोनी हमारा इंतजार कर रही है। रुक साले। हटो। नहीं ठीक है ठीक है। क्या हुआ? किसके साथ मारपीट हुई तुम्हारी? कौन लोग थे वो? पता नहीं साहब, मैं तो अपनी गाड़ी में बैठने आ रहा था, तब तक कहां से आ गए और मुझे मारने लगे। किसी का चेहरा याद है? नहीं साहब, कुछ मौका ही नहीं दिया उन लोगों ने, मारना चालू कर दिया आते ही। मुझे कुछ पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। नीचे करो। ये कार्ड आपका है? जी मेरा है। तोड़ दो, सब तोड़ दो, पूरे घर में कचरा फैला दो। ताई, दे मुझे मैं करती हूँ, नहीं तो तू काम के लिए लेट हो जाएगी। छोड़। अच्छा चल ठीक है। जब तक तोड़ रही थी इसका पूरे घर का तमाशा बना के रख दिया। एक काम ढंग से नहीं होता इन लोगों से। हाँ, एक काम ढंग से नहीं होता। आई पागल हो गई मैं, पागल बना दिया। आई पागल बना दिया। शांत हो। तू कहाँ जाने की जल्दी में? हाँ, पैरों में घुंघरू बांधने में देर हो रही है, कमर मटकाने से फुर्सत नहीं है। हाँ, न खुद का ध्यान है न घर का ध्यान है। आई, कमर मटकाने के लिए नहीं, स्टार बनने के लिए देर हो जाएगी। अच्छा सुन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और तेरे लिए खाना भी बना कर रखा है, ठीक है? तू प्रीतिला सांग तीतुला दे, ठीक है? हाँ, और खाने से पहले ये दवाई ले लेना, मैं यहाँ रख रही हूँ, याद से ले लेना, ठीक है ना? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं तुझसे शाम में मिलती हूँ। जब देखो हवा की तरह आती जाती रहती, न किसी चीज का ध्यान है न खुद का ध्यान है।
इतनी चिंता मत कर, मैं तुझसे शाम में मिलती हूँ, ठीक है? तू अपना ख्याल रख। हाँ हाँ, निकल गई हूँ मैं। ऑटो। नीचे उतर, इधर आओ। तुम लोग को मना किया था ना इधर आने के लिए। तुम लोग अपने मोहल्ले में क्यों नहीं खेलते हो? चलो भागो यहाँ से। सर, लड़की की उम्र लगभग 20-21 साल की है। इस बिल्डिंग में नहीं रहती है। साहब, मैं 1 मिनट के लिए पेशाब करने के लिए गया था, तभी ये अंदर गई होगी, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। तो उस लड़की ने छलांग लगाया, कहाँ था तू? यहीं था साहब। वो बाजू के बस्ती के बच्चे यहाँ पे शरारत करने के लिए आते हैं, इसलिए मैं उनको भगाने गया था। सावन, दोनों मेन गेट और लिफ्ट का सीसीटीवी फुटेज ले लो। सॉरी सर, मेन गेट का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। क्यों? सर 3 बार ठीक करवा चुके हैं, आधा घंटा चलता है, बंद पड़ जाता है। फिर मैंने सोचा छोड़ दो इसे, और वॉचमैन तो है ही। तुम लोग की यही सोच, छोड़ दो इसे, हमें क्या फर्क पड़ता है, अपराध को बढ़ावा देती है। अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे तुम लोग? आज के आज ही इसे ठीक करवा लो। हाँ, ये लड़की इस बिल्डिंग की रहने वाली नहीं थी, इसके बावजूद टेरेस तक पहुंच गई। यही सेफ्टी है तुम लोगों की। और टेरेस का दरवाजा क्या हमेशा खुला रहता है? हाँ सर। सर, यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंग्स होने के बावजूद भी इसने यही बिल्डिंग क्यों चुनी? सावन, अगर इस लड़की ने ये बिल्डिंग सुसाइड करने के लिए ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट किया, कुछ तो मिलना चाहिए उसका। पर्स, मोबाइल, हमें कुछ भी नहीं मिला। सर, ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की यहीं कहीं एरिया में रहती हो और जानबूझकर वो मोबाइल और पर्स साथ में नहीं लाई, ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। सर, नीचे एक रिक्शा वाला है, कुछ बताना चाहता है। हाँ सर, यही थी, इसको मैंने इधर छोड़ा था। कितने देर पहले छोड़ा उसको? यही कहीं 20 मिनट हो गया सर छोड़ के उसको। कहाँ से बैठी थी? जोगेश्वरी स्टेशन से सर। कहाँ के लिए? इधर कहीं आशीर्वाद बिल्डिंग करके बोली थी वो। उसके पास में सामान वामान था? मोबाइल, पर्स? सामान हाँ साहब, उसके पास मोबाइल भी था और पर्स भी था। सर, इसका मतलब वो इसी बिल्डिंग में आना चाहती थी, ऐसे ही रैंडमली छुपकर नहीं घुसी थी वो यहाँ पर। सावत, पूरे चांसेस है कि इसने सुसाइड नहीं किया। वो यहाँ किसी से मिलने के लिए आई, तो वही उसे टेरेस पर लेकर गया था। उसे पता था कि टेरेस का दरवाजा खुला है। धक्का देने के बाद उसका पर्स और मोबाइल लेके भाग गया होगा ताकि उसकी पहचान ना हो सके। वो इसी बिल्डिंग में है। एक काम करो, हर फ्लैट में जाओ, सबसे पूछो किससे मिलने के लिए आई। सर, जवळपास आम्ही सगळ्यांची चौकशी केली। सबका यही कहना है कि वो ऐसे किसी लड़के को नहीं जानते, ना ही ऐसी कोई लड़की उन्हें मिलने के लिए आई थी। ये भी हो सकता है कि वो लड़की यहाँ कंपाउंड में किसी से मिली हो और फिर वो उसको लेकर टेरेस पे गया। सर, अगर कंपाउंड में वो लड़की किसी से मिली है तो टेरेस पे जाने के लिए जरूर लिफ्ट का इस्तेमाल किया होगा। हमें लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज में वो इंसान दिख सकता है। करेक्ट सर, मैं 4 बिल्डिंग आगे 20वें माले पे रहता हूँ। कुछ देर पहले मैं अपनी गैलरी में खड़ा था तो मैंने देखा कि किसी ने एक लड़की को धक्का मार के छत से नीचे गिराया सर। अब धक्का मारने वाला लड़का था या लड़की, इतनी दूर से समझ नहीं पाया सर मैं। ये तो कंफर्म हो गया, सुसाइड ही मर्डर है। पापा, सुबह से 50 बार फोन कर चुकी हूँ ताई को, फोन ही नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। काहे को परेशान हो रही है? कहीं काम में फंसी होगी, आ जाएगी।
सर, लिफ्ट के सामने वाले कैमरे में सिर्फ दीवार दिखाई दे रही है, लिफ्ट या स्टेयरकेस का एरिया दिखाई नहीं दे रहा, जिससे ये नहीं पता चल रहा है कि कौन आया और कौन गया। पता नहीं ऐसे अजीब डायरेक्शन में कैमरा क्यों लगाया है। अमन, ये काम उस कातिल का भी हो सकता है, जिसे पता था कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने कैमरा घुमा दिया होगा। सर, भांडुप पुलिस स्टेशन में आज सुबह एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई है। सर, गायब हुए लड़की के हाथ पर भी सेम वैसे टैटू है जो लास्ट के हाथ पे था। कंप्लेंट करने वाले को बॉडी की पहचान के लिए बुलाओ। ओके सर। साहब, पूनम की रात को पैदा हुई थी मेरी बेटी। बोले तो पूनम की चांद की जैसी गोरी, खूबसूरत, तभी तो हम नाम भी पूनम भी रखे थे। उजाला थी मेरे घर का साहब, अब देखो अंधेरा करके चली गई साहब। क्या करती थी आपकी बेटी? पढ़ रही थी? हाँ सर, सेकंड ईयर में थी। घर की जिम्मेदारी की वजह से आर्ट्स ली थी, बाद में काम पे भी जाना होता था और घर का खर्चा बिर्चा सब वही चलाती थी। क्यों, तुम कुछ काम नहीं करते? सब 2 साल से बहुत कोशिश किया, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। 2 साल पहले एक मिल में काम करता था, वो मिल बंद पड़ी, तब से बेकार हूं साहब। इसलिए सारा बोझ अकेली पूनम ही उठाती थी। क्या काम करती थी आपकी बेटी? साहब, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब, कि कुछ कंप्यूटर में कुछ लिखने का काम करती थी और 20,000 रुपये पगार था उसका। तुम्हारी बड़ी बहन थी ना, तुम्हें तो बताती होगी सब। उसकी किसी से खास दोस्ती थी? मालूम नहीं। किसी से दुश्मनी? पता नहीं। ये दरवाजा क्यों बंद रहता है? साहब, ये मेरी बाइक को है, पूनम की आई। दिमाग से थोड़ा हिली है, बहुत साल से ऐसी है, कंट्रोल से बाहर जाती है तो हम लोग इसको यहाँ बंद करके रखते हैं। ऐसा कोई है जो आपकी बेटी को मारना चाहेगा? उसका कोई बॉयफ्रेंड या? ये सब फालतू काम के लिए उसके पास टाइम किधर को था। घर की जिम्मेदारी, पढ़ाई, फिर नौकरी, इन सब से तो फुर्सत नहीं मिलती थी उसको। आशीर्वाद बिल्डिंग कैसे मिलने गई होगी? नहीं मालूम साहब, वो ज्यादा बताती नहीं थी और हम लोग भी ज्यादा उसको टोकते नहीं थे साहब। तुम्हें तो पता होगा। मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं? मालूम नहीं ताई थी तेरी। बहनें तो एक दूसरे का दुख सुख जानती है, जब भी मुंह खोलती है मालूम नहीं मालूम नहीं। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो उस पे? सिर्फ आप नहीं, उसने भी अपनी बहन खोई है। या तो ये कुछ नहीं जानते या बहुत कुछ जानते हैं जो नहीं बता रहे। तुम्हें किसी भी एंगल से पूनम के बाप को देखकर ये लगा इसे कोई काम नहीं मिल सकता। हट्टा कट्टा आदमी अपनी बेटी की कमाई पे जिंदा है। कुछ तो गड़बड़ है साथ में। पता नहीं पूनम ने अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद उठाई थी या कोई मजबूरी। मैं तो उससे शाम में मिलती हूँ, ठीक है? तू अपना ख्याल रख। सर, पूनम के मोबाइल का लास्ट लोकेशन जोगेश्वरी आ रहा है, जहां उसका फोन ऑफ हुआ था। कातिल ने उसका मर्डर करने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ किया और कहीं फेंक दिया। सर, संतोष बोराटे नाम के आदमी ने पूनम को कई बार फोन किया था। हालांकि जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन भी सुबह 9 बजे के करीब उसका ही सबसे आखिरी कॉल था पूनम के मोबाइल पर। ये उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। संतोष बोराटे तुम ही हो साहब? पूनम मटकर को जानते हो? हाँ साहब, मंगेतर है मेरी। क्या हुआ साहब? कल सुबह 9 बजे फोन किया था तुमने उसे? कल सुबह क्या साहब, हम तो दिन में 10-12 बार बात करते हैं। हुआ क्या साहब? उसकी मौत हो गई है। तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था क्या उससे?
कहे को साहब, अब तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मस्त चल रहा था। अभी कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली थी। तुम कह रहे हो कि तुम उसके मंगेतर हो, लेकिन कल जब हम उसके घर पे गए थे तो तुम वहां नहीं थे, क्यों? कैसे होता साहब, उसके परिवार वाले मेरे को बताया नहीं कि पूनम। और उसके पापा ने तो तुम्हारा कोई जिक्र नहीं किया था। ये लव मैरिज था क्या? नहीं साहब, अरेंज मैरिज था। कुछ टाइम पहले तो हमारा रिश्ता ही हुआ था। पूनम इसको थोड़ा आगे बढ़ा रही थी, उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, और उसके परिवार वालों से मेरी ना ज़्यादा बात होती थी ना ज़्यादा मिलना जुलना। कल सुबह कहाँ थे? साहब, बलाड में मेरा कजिन रहता है, उसके पास था। ये मोहन पूनम की शादी के लिए तैयार कैसे हो गया? इकलौती घर में कमाने वाली थी, शादी कर देता तो भूखों मर। सबसे पहले संतोष के बयान की सच्चाई की जांच करो तुम। ओके सर। हमारे साथ होंगे? हाँ साहब, मैं ही हूँ। संतोष बरोड़े को जानते हो? हाँ जानता हूँ साहब। कल सुबह तुम्हारे घर पर आया था वो? हाँ साहब, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच थी, वो देखने के लिए आया था। पूरी मैच देखी? हाँ साहब। कोहली ने सेंचुरी बनाई? कोहली ने किधर साहब, सेंचुरी तो अजिंक्य ने बनाई थी। ये पूनम मटकर को जानते हो? हाँ साहब, संतोष के मंगेतर है। जोगेश्वरी में आशीर्वाद बिल्डिंग में कौन रहता है तुम्हारा? आशीर्वाद बिल्डिंग? ये तो मैंने पहली बार नाम सुना है साहब। साहब क्या हुआ वो तो बताओ। साहब, संतोष पूनम का मंगेतर था? हाँ साहब। तो ये बात कल हमने जब पूछी तब क्यों नहीं बताई? साहब, आप बॉयफ्रेंड के बारे में पूछे थे, मंगेतर के बारे में किधर पूछे? आप पूछे होते तो मैं बता देता। बाप बेटी का कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि मकसद नहीं है, बल्कि जिंदा रखने का मकसद है। वो अकेली घर में कमाने वाली थी, वो गई तो इनकी भूखमरी शुरू। सर, संतोष के पास झगड़ा करने का तो मकसद है, लेकिन मारने का नहीं। अगर है भी तो कत्ल के वक्त वो अमर के साथ मलाड में मैच देख रहा था, ये साबित हो चुका है। अगर ये दोनों नहीं है तो तीसरा कौन है? उसे पूनम को मारा। सर, ये पूनम मटकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पूनम 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। कहीं यही वजह तो नहीं इस मर्डर? नहीं साहब, मैं नहीं मानता आपकी इस रिपोर्ट को। मेरी बेटी ऐसी वैसी लड़की नहीं थी साहब। प्रेग्नेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बेटी ऐसी वैसी थी। मुद्दा ये है कि उसको इस हाल में छोड़कर गायब कौन हुआ। अब आप ये बताइए कि संतोष के अलावा उसके जिंदगी में और कोई था? साहब, मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो ये संतोष ही होगा साहब जिसने ये किया है। साहब, हम एक दूसरे से प्यार करते थे। वो मेरे लिए टाइम पास नहीं थी, मेरे को उसके साथ शादी मनाने का था। हाँ साहब, हमारे बीच में फिजिकल रिलेशन था, लेकिन हम सेफ्टी से चलते थे। साहब, उसका प्रेग्नेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। पिछले 6 महीने से तो वो इतना बिजी थी कि हमारा मिलना मुश्किल था। साहब, वो मेरे को कभी बताया नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। बताया था या नहीं हम पता करवा लेंगे, हमें बस तुम्हारा डीएनए सैंपल चाहिए। लो ना साहब, डरे वो जो झूठ बोले, मेरे को काय का डर। दादा उछल मत, समझा? तेरा डीएनए सैंपल अगर उस बच्चे के सैंपल से नहीं मिला ना तो तेरी पूरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी उसका मर्डर करने की। साहब, मैंने कुछ कह नहीं तो मैं डरूं काय को। आप चाहे तो मेरा मोबाइल का लोकेशन चेक कर लीजिए। तुझे बहुत जानकारी पुलिस क्या क्या चेक करती है? कहीं यही जानकारी तूने इस मर्डर के लिए इस्तेमाल तो नहीं की? बेटा, टेक्नोलॉजी अभी आई है, पुलिस के पास ऐसे 1000 रास्ते होते हैं अंधेरे में से कातिल का गिरबान पकड़ के बाहर निकालने के, समझा? सर, संतोष सच बोला है, उसका डीएनए मैच नहीं हुआ और कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन टावर के हिसाब से उस दिन वो अमर के घर पर था, मलाड में। इसका मतलब है कि पूनम की जिंदगी में संतोष के अलावा भी कोई आदमी। अरे गुमनाम आदमी कौन था? सावंत, तुम पूनम के ऑफिस में जाके पूछताछ करो और मैं तब तक उसके घर का जायजा लेता हूँ। कहाँ है पूनम? कहाँ है?
कहाँ है मेरी बेटी? बोल, कहाँ गए तुम लोग उसको? तुम लोग उसको खा गए? आई मत ना, आई बोल कहाँ है? आई वो ताई उस कमरे में, उस कमरे में? हाँ वहाँ है, उस कमरे में। पूनम, 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 दरवाजा खोलो, खोल दरवाजा। झूठ बोले मुझसे तो, झूठ बोले मेरे को, मुझे पूनम के पास जाना है। कितने सपने देखी थी तू, स्टार बनेगी, डांस शो में जाएगी, मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चली गई? पर अच्छा ही हुआ तू चली गई, इस नरक से मुक्ति तो मिली तुझे। तू जिधर भी होगी ना, इधर से तो खुश होएगी तू। सर, इसी बिल्डिंग पे चौथे माले। सर, पूनम तो इधर ही काम करती थी, लेकिन वो किसी ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी, लंच के बाद निकल जाती थी। अच्छा, कभी पूनम को किसी लड़के के साथ आते जाते हुए देखा है? नहीं सर। साहब, उसे डांस का बहुत शौक था, बड़े बड़े सपने थे। उसे डांस रियलिटी शो में जाने का था, बड़ा स्टार बनने का था। कहीं भी फालतू टाइम पास नहीं करती थी, इधर से निकलकर सीधे डांस एकेडमी ही जाती थी। उसकी डांस एकेडमी कहाँ पर है? कुछ नाम याद है उसका? सर सही से तो नहीं पता, लेकिन जोगेश्वरी में तनु या मनु करके कोई डांस एकेडमी है। सर, ये डांस क्लास बिल्कुल आशीर्वाद सोसाइटी के सामने ही है। ओके सर। चलो गाड़ी में बैठो, बात करनी है, बैठो। चलो बैठो, चलो। हमारी बेटी तनुजा एक एक्ट्रेस थी और कमाल की डांसर भी। डांस उसका जुनून था, पर 7 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। बस उसकी याद में उसका नाम और शौक जिंदा रखने के लिए हम ये तनु डांस एकेडमी चलाते हैं। बाजू के रूम में ही उसकी क्लासेस चलती हैं। 3 तारीख को पूनम एब्सेंट थी, वो क्लास नहीं आई थी, और दिन मंगलवार था। मंगलवार को वो क्लास नहीं आती है। अगर मंगलवार के दिन उसकी क्लास नहीं थी तो वो यहाँ क्या कर रही थी? पता नहीं सर, हमने सुना था कि सामने की बिल्डिंग से किसी लड़की ने कूदकर सुसाइड कर लिया है। अब वो पूनम थी ये मालूम नहीं था। क्या हो पापा, ये पुलिस क्यों आई हुई है? साहब, ये हमारा बेटा नीरज है, तनुजा से छोटा है। लो पियो, पियो। देखो, हम जानते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, कि तुम्हें पूनम के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके काम के बारे में, उसके डांस क्लास के बारे में। हम ये भी जानते हैं कि तुम अपने बाबा के डर से कुछ नहीं बोल रही। क्या तुम नहीं चाहती कि पूनम को इंसाफ मिले, उसके कातिल को सजा मिले? अरे वो अकेली नहीं थी, एक और जिंदगी पल रही थी उसके अंदर। एक नहीं 2 कत्ल हुए हैं। क्या तुम अब भी पूनम और उस नन्ही सी जान को इंसाफ नहीं दिलाना चाहती? सर, पक्का नहीं मालूम, पिताई का बॉस ही ना उस बच्चे का बाप होगा। भाई क्यों रो क्यों रही है? क्या हुआ? प्रीति, मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान करता है। वो यहाँ वहाँ हाथ मारता है और
और अब तो वो चाहते हैं कि वो उसके साथ, मैंने उसके साथ अगर सोने से मना किया तो वो मुझे जॉब से निकाल देगा। ताई तो काम पे जा रही है। ताई तूने तो कहा था कि तेरा वो बॉस जो है वो, नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ताई बोलती थी, पर मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं हुआ था। ताई के सपने भी जैसे टूट से गए थे। ताई के बॉस ने उनसे जबरदस्ती की होगी और ताई ने भी मजबूरी में। वो ही उस बच्चे का बाप होगा सर। एक्सक्यूज मी, क्या आप भी यहाँ डांस सीखने आती है? नहीं जी, मैं यहाँ पे डांस सिखाती हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी। क्या पूनम नाम की लड़की यहाँ पर डांस सीखने आती थी? उसका कोई बॉयफ्रेंड, मतलब किसी के साथ अफेयर था? बॉयफ्रेंड और अफेयर का तो मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन ओनर का जो बेटा था नीरज, उसके साथ उनकी काफी बातें होती थी और जब भी हम जाते थे उनके पास वो चुप हो जाते थे, साथ में ही आते जाते थे। ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं। साहब, आपको जिसने जो कुछ भी बताया सब झूठ बताया साहब। सर मैं क्यों किसी 2 टके के एम्प्लॉय के साथ अफेयर करूंगा? सर इज्जतदार शादीशुदा आदमी हूं मैं। वो मेरी डांस एकेडमी की स्टूडेंट से ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं थी। झूठ बोल रही है उसकी बहन। मेरे यहाँ इतने लोग काम करते हैं, आप चाहे तो किसी से पूछ सकते हैं। सर नीट एंड क्लीन इमेज का आदमी हूं मैं। एक लड़का लड़की का भी दोस्त नहीं हो सकता क्या? साहब आपको गलत फहमी। ये फिल्मी डायलॉग बंद कर और सच बोल दे, वरना हम तुझे बताएंगे कि लड़का और लड़की क्या क्या हो सकते हैं। साहब मैं सच कह रहा हूँ, हाँ मैं उसे पसंद करता था, लेकिन उस तरीके से नहीं। वो बहुत मेहनती, फोकस थी, अपने परिवार को पाल रही। वो मुझसे अपने दुख दर्द शेयर जरूर करती थी, लेकिन किसी के आने पर वो चुप हो जाती, क्योंकि वो किसी को अपने दुखड़े सुनाना नहीं चाहती थी। दुख बांटने के लिए कहाँ जाता था उसके साथ? कहीं नहीं जाता था साहब। उसे पैसों की बहुत तंगी थी, 1-1 रुपया जोड़ती थी। बस उसे स्टेशन से डांस क्लास और डांस क्लास से स्टेशन छोड़ने जाता था, वो भी तब जब मुझे उस तरफ कोई काम होता था। स्पेशली मैं आज तक कभी उसके लिए नहीं गया। तो मिस्टर नीट एंड क्लीन इमेज, अगर आप बेकसूर हैं तो डीएनए सैंपल देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें तुम्हारा डीएनए सैंपल चाहिए, फिर पता चलेगा कि तूने उसके साथ कितने दुख बांटे हैं। ओके सर। ठीक है सर। पुलिस की एक और कोशिश नाकाम रही। हरीश और नीरज दोनों की ही डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। दोनों की तहकीकात से यह भी साफ हो गया कि कत्ल के समय हरीश अपने ऑफिस में था और नीरज डांस क्लास में। वही डांस क्लास जो कत्ल की जगह से कुछ ही कदम की दूरी पर थी। पूनम के रिश्ते नीरज, हरीश, संतोष इन सभी के साथ संदेह के साए में थे। एक उमस थी इन रिश्तों में, और उसी उमस की घुटन को परखने के लिए पुलिस ने एक बार फिर पूनम के घर से शुरुआत की, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कुछ हाथ लग जाए। अब जरा आइए सर। एक तो हमने अपनी बेटी खोई है, वो जख्म हम भूले नहीं, और आप लोग अगर हम लोग को परेशान करते हैं, कुछ तो हमारा ख्याल करो। आपके लिए अपना दुख का प्रचार करना ज्यादा जरूरी है, आपकी बेटी की कातिल को सजा दिलवाना? साहब मैं गरीब आदमी हूँ और पुलिस के सामने क्या बोल सकता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैंने अपनी बेटी खोई और आपको अपना कातिल नहीं मिल रहा है। लेकिन परेशानी तो हमको हो रही है ना साहब। सर ये कार्ड मिला है। सर मैंने पहले भी ऐसे कार्ड देखा था। वो आशीर्वाद बिल्डिंग के पास एक आदमी के साथ मारपीट हुई थी। सर उसने अपने सवालों का ठीक तरह से जवाब नहीं दिया था, और उसने ये भी कहा था कि मुझे पुलिस कंप्लेंट नहीं करवानी। मंसूर एक काम करो, उस आदमी का नाम और एड्रेस ढूंढो। ओके सर। सर कौन सी पूनम, किसका मर्डर, मैं सचमुच नहीं जानता हूँ। आप क्या कह रहे हो सर? जिस दिन पूनम का मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले उसी आशीर्वाद सोसाइटी के सामने तुझे गुंडों ने धोया था, और तू कह रहा है कुछ भी संबंध नहीं है। तेरा मार खाने का शौक ना हम भी पूरा कर सकते हैं, और हम सिर्फ धोते नहीं है, सुखाते भी है, और सूखने के बाद आदमी किसी लायक नहीं रहता। सर मेरे यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं किसी भी पूनम को नहीं जानता हूँ। ये पूनम है,
अब बोल, कभी नहीं देखा इसे? इधर देख, जब गुंडों ने तेरी धुलाई की थी ना, तो ऐसा ही कार्ड तेरे पास मिला और यही सेम कार्ड पूनम के पास भी मिला। अब बता, क्या संबंध है तेरे, पूनम और इस कार्ड के बीच में? बोल। देख, सर, तहकीकात से पता चला है कि जिस बिल्डिंग से पूनम को टेरेस से फेंक दिया था, उस बिल्डिंग में श्याम चौधरी का भी एक फ्लैट है। क्या क्या चले उठ। वो क्या बहुत नाच लिया, क्या कर रहे हो? अब टाइम आ गया अभी। कुछ नहीं किया है, छोड़ो तो सही। मैंने पूनम को नहीं मारा सर। मैं उसे क्यों मारूंगी? उसके मरने से हमें तो नुकसान ही हुआ, पैसा जो आना बंद हो गया। गलत काम में हाथ डाला था, बस सिर्फ इतनी ही गलती थी। हमने कभी किसी से जबरदस्ती नहीं की। गलत काम नहीं करते तो क्या करते? सीधे रास्ते से इतना पैसा कहाँ कमाया जा सकता है? अब कम में गुजारा करना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। तनुजा ने फिल्मों में काम करके बहुत पैसा कमाया था। धीरे धीरे हमारा लाइफस्टाइल ही बदल गया, रहन सहन, खाना पहनना सब। दीदी की कमाई से हम शान शौकत की जिंदगी जी रहे थे, और जब हमें उस शान शौकत की लत लग गई तो एक दिन रोड एक्सीडेंट में दीदी की मौत हो गई। कमाई बंद हो चुकी थी, लेकिन खर्चे कम नहीं हुए थे। साल 2 साल में सारा पैसा खर्च हो गया। फिर हमें कमाई का एक नया रास्ता दिखा। तनुजा के नाम से हमने डांस एकेडमी खोली, पर उस उतनी सी कमाई से हम लोगों का लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने दूसरा रास्ता अपनाया। मुंबई में ऐसी लड़कियों की कमी नहीं है जो स्टार बनना चाहती हैं, जो रातों रात पैसा कमाना चाहती हैं। नाम शोहरत पैसा कमाने के लिए लड़कियां कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, और हम उन्हें ये लालच देकर किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार कर लेते थे। शुरू में हम लोग उन्हें प्रोड्यूसर्स के पास भेजते थे, ये बोल कर के उनका फ्यूचर सेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम उनका ब्रेन वॉश करते थे कि जो काम एक बार किया है वो दोबारा करने में प्रॉब्लम क्या है। 1-2 बार में लड़कियों की शर्म खत्म हो जाती थी, फिर ना उन्हें फर्क पड़ता था ना हमें। बस फिर नोट गिनते थे। मैं अंधेरी, जुहू और बांद्रा के पॉश इलाकों में आने जाने वाली गाड़ियों में लोगों को कार्ड बांटता। लड़की चाहिए तो कॉल कर। जब भी कोई हमें उस नंबर पर कॉल करता तो हमारा कॉल रिकॉर्ड किया हुआ नंबर डज नॉट एक्सिस्ट सुनाई देता। लोग उसे फेक नंबर समझकर फ़ोन काट देते, और वो हमने इसलिए लगाया था कि ताकि यदि कोई हमें पकड़ने की कोशिश करे तो उसे भी वो नंबर गलत समझ में आए। फिर उसके बाद हम लोग उसी नंबर पर पीसीओ से कॉल करते थे। जिसे भी लड़की चाहिए होती थी उसे मेरी बहन तनुजा की फ़ोटो भेजते थे। हीरोइन की फ़ोटो देखकर सबकी लाट टपकती थी। कोई देखने नहीं जाता था कि वो जिंदा है या मर गई। हम लोग आशीर्वाद के फ्लैट पर उन लोगों को बुलाते थे। बिल्डिंग के गेट पर मैं उन लोगों से पैसे ले लेता था, और हमारा सिक्योरिटी गार्ड उन्हें आगे का रास्ता दिखाता। तुम लोगों ने घटियापन की सारी हदें पार कर दी। अपनी मरी हुई बेटी तक को बेच दिया। कस्टमर जब पूछता था कि वो कहाँ है तो क्या बोलते थे? हम बोलते थे कि उसकी तबीयत खराब हो गई, अभी किसी और से काम चला ले, अगली बार तुम्हें वही मिलेगी। ज्यादातर लोग मान जाते थे, लेकिन ये निखिल अड़ गया। मुझे ये लड़की चाहिए, ये इसके लिए मैंने पैसे दिए, नहीं दे सकते हो तो पैसा वापस करो। उसने पुलिस के पास जाने की धमकी दी, इसलिए हमने उसे पिटवाया। पूनम को भी इसी तरह फंसाया था तुमने? वो भी स्टार बनना चाहती थी, लेकिन दूसरी लड़कियों की तरह पागल नहीं थी, और ना ही वो दूसरी लड़कियों की तरह हमारे पास आई थी, बल्कि वो तो एक क्लाइंट के थ्रू हमारे पास पहुंची थी। कौन क्लाइंट? क्या हुआ साहब? क्या? अरे साहब क्या हुआ साहब? अरे मैंने क्या किया साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं काय को अपनी बेटी को मारेगा साहब? तेरे जैसे घटिया आदमी से तो बातचीत होनी नहीं चाहिए, सीधा फैसला होना चाहिए।
किसी भी बच्चे के लिए तेरे जैसे बाप होने से तो अच्छा है कि वो अनाथ हो। अपनी बेटी का सौदा किया तूने, उसके बाद बाजार में बिठा दिया लोगों के नोचने के लिए, और अब अपनी छोटी बेटी को बेचना चाहता है। क्या करता साहब, घर में खाने को रोटी नहीं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। पूनम काम पे लग गई तो 2 महीना ठीक से गया था, और फिर बाबा मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। काय को? बाबा वो मेरा बॉस, वो मुझे साथ में सोने को बोला है, तो इसमें सोचना क्या है? हाँ बोल दे। बाबा देख, तो जिधर भी जाएगी ना ऐसे ही लोग मिलेंगे, तो सती सावित्री बन के नहीं चलेगा। तू नौकरी छोड़ेगी तो क्या हम लोग नाके पे भीख मांगने जाएंगे? घर कैसे चलेगा? तू हाँ बोल दे। वो मेरी बात सुनी, नौकरी बच गई। कुछ दिन सब ठीक चला साहब। फिर एक दिन अंधेरी में मैं खड़ा था तो मेरे को एक कार्ड मिला। लड़की चाहिए तो फोन कर। पैसा लाया क्या? साहब मेरे को लड़की नहीं चाहिए। तो फिर क्या करने आया यहाँ? मेरे पास लड़की है तुम्हारे काम की। प्रीति, तुझे पता है बाबा ने मेरे लिए डांस क्लास ढूंढी है। उसके बाद वो धीरज लोग उसको काम पे लगा दिया। इसे काम नहीं कुछ और कहते हैं। एक क्लाइंट आने वाला था और वो आया नहीं। मैं और वॉचमैन घंटों तक बिल्डिंग के गेट पर उसका वेट करते रहे, और उधर पूनम भी फ्लैट पर उसका वेट कर रही। फिर हमने देखा कि पूनम टेरिस से नीचे गिर गई। मैं समझ गया था साहब के कुछ गड़बड़ है। मैं भागकर सीधा फ्लैट पे गया, देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। पूनम का पर्स और मोबाइल दोनों वहीं पड़े हुए थे। मैंने मोबाइल ऑफ किया और वहाँ से निकल गया। और फिर बिल्डिंग से दूर जाकर मैंने पूनम का पर्स और मोबाइल दोनों कचरे में फेंक दी। इसका मतलब है कि क्लाइंट कोई पुराना आदमी था जिसे पता था कि उसे कहाँ जाना है। तुमसे नज़र चुरा कर सीधा ऊपर गया और पूनम को मारने के बाद वहाँ से निकल गया। वहाँ पर उसका नंबर तो होगा। सावंत, देखो कहाँ है, लेकर आओ उसे। सर ये देखिए, संतोष, मैं अमर को नहीं मारना चाहता था साहब, लेकिन वो मेरा बात सुना ही नहीं। शहर छोड़कर जा रहा था साहब। अगर वो शहर छोड़ के जाता तो आपका डाउट मेरे ऊपर आता। अरे मेरे को जाने दे। रुक नहीं, तू नहीं जाएगा, तू समझ ना, तू इधर से नहीं जाएगा रे अमर। अमर तो गलती से मारा, और पूनम वो भी गलती से मरी। उसको मैं ही मारा साहब। क्यों मारा? साहब अमर को कॉलगल के पास जाने की लत थी। ऐसे ही वो एक दिन पूनम को मिला। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इससे पहले मैंने तुझे कहीं देखा है। देखा होगा। काम हो गया ना तेरा, अब जा जल्दी यहाँ से। वो अमर से कभी मिली नहीं साहब, इसलिए उसको पहचानी नहीं। लेकिन मैंने अमर को अपने फोन से उसका फोटो दिखाया। साहब मैं एकदम पागल जैसा हो गया था। मेरे को यकीन नहीं था कि वो मेरे को धोखा देगी साहब। फिर मैंने सोचा पूनम को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा।
मैंने अमर को बोला उसको बुक कर, मेरे को उसका वो रूप देख रहा है अपनी आंखों से। साहब मैं 3 तारीख को आशीर्वाद बिल्डिंग के बाहर गया, चाची उधर से वॉचमैन अंदर गया, मैं सीधा बिल्डिंग के अंदर गया, अमर के बताए हुए फ्लैट की तरफ। पूरे रास्ते साहब मैं यही सोचता रहा कि उधर पूनम ना हो। जैसे मैं उधर पहुंचा और घंटी बजाई, दरवाजा खोला तो मुझे यकीन नहीं हुआ साहब जब मैंने पूनम को वहां देखा। साहब जब मैंने उसका वो रूप देखा, मैं उधर से सीधा छत पे गया, मेरे पीछे पीछे आई। उसके बाद साहब मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया वो क्या बोल रही थी, मेरे कानों में कुछ नहीं जा रहा था साहब। प्लीज संतोष, एक बार बात सुन लो प्लीज प्लीज। जो तुमने देखा वो मैंने मजबूरी में किया था, मैं नहीं करना चाहती थी। तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, है ना? पूनम ने जो किया मजबूरी में किया, अपने बाबा के दबाव में आकर किया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने आवाज नहीं उठाई। संतोष को पूनम के कत्ल के लिए, हरीश खन्ना को सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए और सुनीता, श्याम, मोहन और नीरज को देह व्यापार के जुर्म में सजा हुई। अगर पूनम अपने पिता की बेगैरत और वाहियात शर्तों के सामने झुकी ना होती तो शायद आज वो जिंदा होती। अपने परिवार की जिम्मेदारी हर इंसान को उठानी चाहिए, लेकिन ध्यान ये रहे कि ऐसा कुछ भी ना करें कि आप अपनी ही नजरों में गिर जाएं। भक्तों, आज जो है नवरात्रा का पहला दिन है और माता का ये सुंदर दरबार सजा है और भक्त तो दूर दूर से आए हैं। बोलो क्यों? क्योंकि माता सबके दुख हरती है। तो जोर से बोलो। मैं नहीं सुनिया। जयकारा शेरा वालिदा, बोले साचे दरबार की। अब तो सारी रात जयकारे लगाने। लेकिन बड़की, जो भक्त आज दरबार में नहीं आ पाए हैं उन बेचारों का क्या? अब जहां भक्त हैं वहां भगवान है। अरे दरबार आओ या ना पाओ, मैया तो मन से लिखे ईमेल भी पढ़ लेती है। कहां चला गया? तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। ना मोबाइल फोन ना लैपटॉप कंप्यूटर करना आता है, ना मोबाइल फोन ना लैपटॉप कंप्यूटर करना आता है। बिन इंटरनेट के ही अपनी माँ को मैसेज जाता है। कर लो माता जी से चैट, आज जगराता है। कर लो माता जी से चैट, आज जगराता है। मन्नत पूरी करेगी, टुकड़ा दूर करेगी, पीड़ा दूर करेगी। जय माता दी, जय माता दी। बैठी, ये लो प्रसाद। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। प्रसाद के नाम पे जहर तो नहीं दे रही? तेरा कोई भरोसा ना से। कैसी बातें कर रही है बड़की? मैं तुम्हारी भाभी हूँ ना, मैं क्यों जहर दूंगी? कौन मरा कह गया है कि रिश्तेदार जहर ना देवे, खास करके तेरे जैसे। पहले बैकग्राउंड सिंगर है, बैकग्राउंड में ही रह, समझा? क्या हो रहा है ये सब? समझाया था ना तुम लोगों को। देख कल्पेश, तुम जानते नहीं हो कि तुमने किससे पंगा लिया है। और जानना भी नहीं है मुझे। दिल्ली में हर दूसरा आदमी आके धमकी देता है। अब तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं तुझे बता ही देगा। देख तू गलत कर रही है। गलत कर रही है तो हाथ संभाल के रख वरना हाथ तोड़ दूंगी। क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? चाहिए क्या तेरे को? भिखारन, तू मुझे क्या देगी? खुद तो चोरी चकारी पर पलती है और मुझे देने की बात कर रही है। पहले तो ये बता कि तेरी हिम्मत क्या है मेरे जब। हिम्मत की तू बात मत कर। और ये जो लेन देन मुनीमगिरी तू कर रही है ना, मेरे से नहीं, जाके ऑर्गेनाइजर से बात कर। ऑडियंस जिसके नाम पे आएगी ना जगराता, उसी को मिलेगा। चल निकल तू यहाँ से, निकल। और अगली बार मेरे भाई पे हाथ ले रहा है ना, तो चीर के सुखा दूंगी। औकात है तेरी? निकल निकल। और तू चूड़ियां पहन रखी है क्या तने?
ये चिल्लू पिल्लू काम भी मुझे करने पड़े तो तेरा क्या फायदा? जो भी आ धर के देख। एक इंसान से जुड़कर एक परिवार बनता है और एक परिवार से जुड़कर एक खानदान, जो ऊपरी तौर पर देखने से अक्सर संगठित दिखाई देता है, लेकिन जब तक रिश्तेदारी साझेदारी में ना बदल जाए परिवार खुश नहीं हो सकता। एक परिवार में जब कोई उम्र, रुतबे और कर्ता धर्ता होने के बल पर सारे फैसले अपने हाथ में लेता है तो परिवार के सम्मान के साथ साथ उस पर विरोध और विपरीत भावनाओं का खतरा भी बना रहता है। अगर रिश्तों के बीच में वक्त रहते गलतफहमियां ना सुलझाई जाएं तो वो कभी कभी अपराध के लिए रास्ता खोल देती है। हमारे यहाँ ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे जहां परिवार के बीच एक छोटी सी गलतफहमी ने संगीन जुर्म का रूप ले लिया। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे परिवार की है जो बारूद के ढेर पर टिकी थी और चिंगारी एक हाथ के फासले पर थी। फिर चाय वाली बन के घूम रही है? देर से गई थी ना मैंने जाके पढ़ाई कर। हाँ? और वो बकरियां कहाँ हैं जो मैंने पाल रखी हैं? बड़की तुम चाय लो ना। तू भी ना। मैं तो बस चाय लाई थी। जैसे तुमने अपना सिंगिंग का सपना पूरा किया वैसे ही मेरा विदेश जाकर पढ़ाई करना और वहां पर अच्छी नौकरी करने का सपना पूरा कर रहे हो। मैं तो बस। अरे बहन है तू मेरी, जान दे के बिना तेरा सपना पूरा करूंगी। मेरे को तो खुशी इस बात की है कि अगले महीने तू ये ढोल मंजीरे की दुनिया से ना दूर चली जाएगी। अरे फौरन जाएगी मेरी बहन, फौरन। ले आए पैसे? हाँ। ला दे। सब बुला ले सबको। अरे आशा, संजय, लोकेश, ये ले, गिन ले। गिनने की क्या जरूरत है, पूरे ही होंगे। गिन ले, गिन ले। तेरे को बड़की पे विश्वास कहाँ होगा। ये ले, रख। ये ले लोकेश, तेरे। तू ना काम पे ध्यान दिया कर। हाँ? तो अगली बार से ना तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। चल। और ये तेरे लिए। बड़की, पर मेरे लिए पैसे क्यों? मैं तो बिजनेस का हिस्सा भी नहीं हूँ। अरे तू मेरे बिजनेस का नहीं, मेरे दिल का हिस्सा है। ये तेरी तनख्वाह नहीं है, तेरे खर्चे के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है। भैंस के फुफ्फा, ये तो आधे ही पैसे हैं। बड़की, वो मैं तो पूरे ही पैसे ला रहा था, रास्ते में जीजा जी मिल गए थे, उन्होंने छीन लिए। कमाल है तू, जैसे रोक के नहीं गए के? आपसे बड़े रुक गए जो इनसे रुक जाएंगे। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले अपने खसम के जोड़ तो कस लूं। उसकी खाल भी मसाला मांग रही है। निकम्मे सबके सब। आज तेरे भाई ने बाजी मार ली। अबे पत्ते छोड़, फटाफट वो आ गई तेरी बीवी, देख चंडी का रूप लेके। भाग। साले कमीने, मैं किस लिए कमा रही हूँ? ताकि तुझे दारू में उड़ाए। हाँ? रुक, रुक, रुक। हर तो आएगा ही ना। आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
मुकेश, तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? कितना तरसाएगी, प्यार करता हूँ तुझसे, ऐसे दुत्कार मत। बेशरम, जहाँ तू पसर रहा है ना, वो मेरे पति की जगह है। और वही जगह तो तूने मुझे दी है। सूअर का पाल चला गया क्या आंख में? अरे माँ समान पुआ पे हाथ डाल रहा है। अरे मैं नहीं मानता बुआ हुआ, तू तो मेरी सरिता है। साले कमीने, तू निकल यहाँ से। निकल, निकल मेरे कमरे से। सरिता तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या हुआ? शकल की लटका रखी है? वो बड़की, कल रात को लोकेश आपके कमरे में आया था क्या? वो पावड़ा ससुरा तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा था, भगा दिया मैंने उसे। बड़की, मुझे पता है आपके और जिया जी के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं, पर कंचन, छोटी सी उम्र में ना इतना नहीं सोचते, बाल सफेद हो जाएंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि किसकी सीमा रेखा कहाँ तक खींच के रखनी है। लड़की, सब जगह ढूंढ लिया मैंने, जीजा जी नहीं मिले मुझे, ना वो मिले ना उनका ऑटो। क्या हुआ जीजा जी को? अरे वो ही रोज का रोना, पहले चोरी करते हैं और फिर मुंह छुपाते फिरते हैं। कल से घर नहीं आए। कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था आप लोगों का? कब से गायब है? साहब जी, झगड़ा तो हर पति पत्नी में हुए है। अब ना वो राज है ना मैं सिमरन, पहले ढूंढने से मिल जाते थे, लेकिन कल से गायब हैं। ये जी फोटो उनकी। फैमिली में कौन कौन है? जी फैमिली में पहली शादी से एक 10 साल का छोरा है। पहला पति गुजर गया तो मनोज से दूसरी शादी कर ली। अब बाकी भाई भाभी, उनका बेटा और मेरी एक छोटी बहन है। सब एक साथ मकान में रहते हैं। और आपके पति काम क्या करते हैं? काम का तो वो बिल्कुल है नहीं, कहने के लिए ऑटो चलाता है। जी ऑटो का नंबर फोटो के पीछे लिखा है। साहब जी, जैसा भी है पति है मेरा, बहुत प्यार करता है, ढूंढ निकालिए उसे। ठीक है, आप अपनी कंप्लेन लिखवा दीजिए, जैसे कुछ पता चलता है बताते हैं। और आप भी आसपास पता कीजिए, हो सकता है शायद किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ चले गए। ठीक है साहब जी, जय माता दी। सर ये सरिता तो मशहूर जगराता सिंगर है। वही, और इतनी बड़ी सिंगर का पति ऑटो ड्राइवर। बात कुछ गले नहीं उतर रही। आखिरी बार मनोज को कब देखा था? साहब कल ही देखा था, यहीं पत्ते पीट रहा था। फिर जो उसकी बीवी आई और बीवी को देख के जो भागा, आज तक नजर नहीं आया। लेकिन भागा क्यों वो? साहब उसकी बीवी उससे मिलने थोड़ी आई थी, वो तो उसको पीटने आई थी। और ये तो सब पहले भी हो चुका है। कुछ तो इज्जत रख ले मेरी। समझाने के बाद भी तने चोरी की। सुधरा नहीं ना तो एक दिन जान से मार दूंगी तुझे। मम्मी, आप आ गए? बहुत दर्द हो रहा है। आपने मना किया था, फिर भी मैं भाग गया। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मारती हूँ मैं मनोज को। मेरे से गलत बात ना बर्दाश्त नहीं होती, हाथ बहुत जल्दी छुटता है मेरा। ऐसा क्या गलत काम करता था वो? एक हो तो बताऊं, दारू वो पिए, चोरी वो करे, जुए की लत उसे। इतनी वजह क्या कम है किसी को कूटने के लिए? और तो और मेरे जगराते में भी कम कर्म कांड न करी उसने। ना मोबाइल फोन ना लैपटॉप कंप्यूटर करना आता है, ना मोबाइल फोन ना लैपटॉप कंप्यूटर करना आता है, बिन इंटरनेट के ही अपनी माँ को मैसेज जाता है। लानत है भाई इस पे, माता के दरबार में दारू पी के आ गया। अगर इसके बिना प्रोग्राम कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो। जी इसकी तरफ से ना मैं माफी मांगती हूँ। 15 अक्टूबर को जब मनोज ऑटो स्टैंड से भागा तो उसके बाद मिला वो आपसे? उसके बाद आया ही कहाँ वो? आता तो रपट लिखाने की जरूरत ही ना पड़ती, खाट के पास से बांध के रख देती उसे।
पुलिस हर पहलू की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी। सरिता की जिंदगी से मनोज यूं ही गायब हुआ था या फिर ये किसी तूफान के आने का अंदेशा था। और बता क्या चल रहा है? और तू बता कहाँ थे इतने दिनों तक? कुछ नहीं यार, बस एग्जाम की वजह से बहुत टेंशन थी। तुझे तो बस टेंशन ही रहती एग्जाम की। अरे किसका फोन है? एक मिनट, हाँ भाई साहब का फोन है। हेलो, हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्या? भैया ऑटो घुमाइए। सर, घर में किसी तरह के फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले और ना ही ऐसा लगता है कि मर्डर करते हुए कोई स्ट्रगल हुआ है। सर, घर के आसपास पड़ोसियों से पूछताछ की है। सर, उनका भी यही कहना है कि उन्होंने घर में आते जाते किसी को नहीं देखा। मतलब कातिल या तो कोई घर वाला है या फिर कोई जान पहचान वाला। बड़के में छोड़ गई। आप लोगों ने घर में ठीक से चेक किया है? कोई कीमती सामान गायब हुआ हो या फिर कुछ चोरी वगैरह? बड़की की सारी जेबें गायब हैं, उसकी अलमारी में से भी और उसके बदन पे से भी, लेकिन कैश जैसा था वैसा का वैसा ही रखा है। कत्ल हुआ तब आप लोग कहाँ? मैं लोकेश के साथ मंडी तक गई थी सब्जी लेने के लिए और आई तो देखा कि मर गई। आपको किसी पर शक है? दिव्या हो सकती है। जगराते में सिंगर थी और कुछ दिन पहले तो बड़की के साथ उसका बहुत जोर से झगड़ा भी हुआ। भिखारन, तू मुझे क्या देगी? खुद तो चोरी चकारी पर पलती है और मुझे देने की बात कर रही है। ये सरिता का बेटा है ना, चिंटू? ये कहाँ है? सर, वो क्रिकेट स्कूल में। उसको कैसे बताएंगे कि बड़की? राकेश, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। राइट सर। राकेश, सिंदूर से वोकल कॉर्ड्स खराब होती है, यानी सरिता का गाना या फिर गाने से मिली शोहरत और पैसा किसी को पच नहीं रहा था। अब वो इंसान या तो मनोज हो सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी सरिता से बेइज्जती हुई हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई दूसरा सिंगर जिसका मार्केट सरिता ने खराब किया हो, शायद दिव्या। सर, सरिता काफ़ी दबंग औरत है, कोई एक आदमी उसे कंट्रोल कर सके ये थोड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। अकेला आदमी गला घोटते हुए मुंह में सिंदूर नहीं ठूस सकता। एक काम करो, इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक करो। सरिता और मनोज के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और ये जो ज्वेलरी की चोरी हुई थी उसे ट्रैक करो और इस दिव्या को उठाओ। सर। मुझे यहाँ क्यों बैठा रखा है? मनोज के कॉल रिकॉर्ड्स में सबसे आखिरी कॉल तेरा था। चल बता, क्यों कॉल किया था उसे? वो सर, मैं उनका भतीजा हूँ सर, और रोज ही फोन करते रहते हैं एक दूसरे को, और सर मिलते भी हैं। लेकिन सर, जब वो उस रात मेरे कमरे में आए तो बहुत गुस्से में थे सर। पता नहीं साली लुगाई है कि बवाल। सब जानता हूं उसका तिरिया चरित्र। वो समझती कि मुझे कुछ पता नहीं है। साली भतीजे से लगी पड़ी है और मेरे सामने सती सावित्री होने का स्वांग रचती। अब बताता हूं उसे मनोज क्या चीज है। सरिता और लोकेश का अफेयर चल रहा था। वही लोकेश जो सरिता के साथ जगराते में गाता है। जी सर। फूफा गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, इसलिए मैंने फोन किया था उनको। जब मनोज गायब हुआ तुम कहाँ थे? सर, मैं साउंड इक्विपमेंट लेने चांदनी चौक गया हुआ था। लोकेश। सर। लोगों ने ऐसे ही बदनाम कर रखा है पुलिस को। डर मत, अगर सच सच बोलेगा तो मारना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाएंगे। चल बता, सरिता से क्या रिश्ता है? सर, वो बुआ थी मेरी। वो तो सबको पता है, जो सबको नहीं मालूम है वो पता। देख, अब तू हमें मजबूर कर रहा है तेरी हड्डियां तोड़ने पर। और बेटा, पुलिस की मार ना जिंदगी भर दुखती है। चल, शाबाश, बता। सर जी, मैं सरिता से प्यार करता था। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। वो वैसा वाला। समझ गया कैसा वाला। और ये नजदीकियां कब और कैसे बढ़ी? सर, वो मनोज दारूबाज था और सरिता को उसकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। अरे हट! मैं दारू पीऊं या जहर खा के मर जाऊं, तेरे से क्या? साला ये दारू में है क्या? बुआ जी, मैंने एक नया गाना लिखा है।
ये देखो क्या जोरदार गाना लिखा है मैंने। हाँ जोरदार है, तू तो है ही बड़ा टैलेंटेड। अरे ये क्या? छोड़ मैं भी तो देखूंगी। दूसरी दारू में ऐसी क्या चीज है कि मेरा पति मुझे छोड़ के इसके पीछे। मुझे मेरे पास आता ही नहीं है। इतनी सुंदर बीबी के होते आता ना। मैं सुंदर हूँ। सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है तू। बहुत सुंदर हूँ मैं सच में सुंदर हूँ। हाँ? मम्मी कसम खाकर कह रहा हूँ सर, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अभी तुझे जाने दे रहा हूँ, पर ज्यादा दूर का जगराता मत पकड़ना। हो सकता है तुम्हें फिर से आना पड़े जगराते के लिए। सर दिव्या का पता चल गया, मुंबई में अपने एक शो के लिए गई है, आजकल में आ जाएगी सर। जैसे आती है उसे लेकर। सर मनोज की कोई खबर? नहीं सर, कोई खबर नहीं। राकेश, मुझे लगता है अब तक के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इस मर्डर के पीछे सबसे स्ट्रांग मोटिव मनोज का ही है। हेलो। हाँ क्या? सर ये बच्चा बता रहा है कि चिंटू 18 अक्टूबर के मैच के बीच से ही भाग गया था। डेट इतने अच्छे से कैसे याद है? सर इसका बर्थडे था उस दिन, और जब से वो पहले दिन से आया तब से उसका यहाँ पे मन ही नहीं लग रहा था। ना वो प्रैक्टिस पे आता था, ना ही टाइम पे उठता था। ऐसे लग रहा था जैसे वो जबरदस्ती लाया गया हो। एक बच्चा आपकी एकेडमी से इतने दिनों से गायब है और आपने उसके माँ बाप को खबर भी नहीं की? नहीं सर, उसकी माँ का मोबाइल नंबर है मेरे पास में। मैंने बहुत बार उनका नंबर ट्राई किया, लेकिन हमेशा स्विच ऑफ ही आ रहा था। और मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मनोज ने चिंटू को किडनैप किया है तो उसको कैसे पता चला कि चिंटू कब भागने वाला है? ये भी हो सकता है कि चिंटू उसे रास्ते में कहीं मिला और मनोज ने उसे वहीं ठिकाने लगा दिया। शर्मा, एक काम करो, चिंटू के स्कूल, घर और इस एकेडमी के आसपास पूछताछ करो, सबसे पता करो। सर। हाँ राकेश। सर वो दिव्या, सरिता की राइवल सिंगर, उसे हम थाने ले आए हैं सर। ठीक है, सर पूछताछ करो। समझी नहीं जी आपका मतलब? ये तुम्हारे फोन के कॉल डिटेल्स हैं, इसमें शरीफ आदमियों के कम और गुंडे मवालियों के ज्यादा नंबर हैं। जिसे तुमने हायर किया था उसे ऑलरेडी हम इंटेरोगेट कर चुके हैं। बता दो सर। ये फोटो किसने दिया? किसने दिया? जगराते में गाने वाली दिव्या ने दिया। वो बोल रही थे कि इतना थप्पड़ मार रहा कि वो गाना तो क्या, वो सुनना भी भूल जाए सर। एक टाइम पे बहुत नाम था जी मेरा जगराते में, और वो सरिता, वो मेरी असिस्टेंट हुआ करती थी। असिस्टेंट भी क्या, मेरे घर में बाई थी, झाड़ू पोछा लगाती थी। हो तेरे सिवा अब कुछ भी नहीं मुझे भाता है, आज जगराता है। अरे वाह सरिता, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, सिंगर क्यों नहीं बन जाती? मैंने उस सरिता को सरिता से सरिता चौहान बनाया, अपने जगराते में गाने गवाए, और आज लोग उसे पसंद करने लगे। मेरे सारे जगराते उसी के पास जाने लगे, स्टार बन गई जी वो। मेरे अलावा कोई और भी दुश्मन होगा उसका, और वही हाथ साफ कर चला गया। सर मुझे लगता है कि दिव्या सच बोल रही है, क्योंकि हमने उसके गुंडों के ऊपर सारी डिग्री अपना ली, लेकिन हर बार वो एक ही बात बोलते हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। राकेश, इस केस में अब तक कुछ भी ठोस हाथ नहीं लगा, न चोरी की ज्वेलरी बरामद हुई है, न मनोज का पता चला है और न ही चिंटू का। जांच तेज करनी पड़ेगी। पुलिस ने छानबीन में जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन नतीजा नील बटा सन्नाटा जैसे था। कुछ भी कह पाना मुश्किल था। पुलिस की सारी मेहनत अंधे कुएं में जा रही थी। सर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मनोज का ऑटो पूसा हिल के फॉरेस्ट के पास देखा गया। और मनोज, उसकी कोई खबर? नहीं सर, उसकी कोई खबर नहीं। एक काम करो, चारों तरफ फैल जाओ सर। एक कोना छान मारो। सर ऑटो। सर ये तो मनोज के ऑटो का नंबर है। सर देखिए यहाँ पे किसी के ड्राई ब्लड के निशान है, और ऑटो में चाबी भी लगी हुई है। हो सकता है खून चिंटू का ही हो। मनोज उसे किडनैप करके यहाँ लाया और फिर उसका मर्डर कर दिया। सर अगर चिंटू का मर्डर यहाँ पे हुआ है तो जाहिर सी बात है उसने लाश भी आसपास ठिकाने लगाई होगी। एक काम करो,
फॉरेंसिक वालों को बुलाओ और आसपास का पूरा एरिया छान लो। सर। सर, यहाँ एक बॉडी है। सर ये तो मनोज है। सर मर्डर वहाँ हुआ है और लाश यहाँ पर है। इसका मतलब मारने वाला कोई जान पहचान का आदमी है। सर ये बॉडी से पर्स मिला। एक बात तो क्लियर है, चोरी या लूटपाट के इरादे से इसका मर्डर नहीं किया गया, क्योंकि पर्स में पैसे, यहाँ तक कि ऑटो भी सही सलामत है। एक काम करो, इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इस बार जाने दो, आगे से कोई भी शिकायत आए तो अंदर कर देना। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मनोज का कत्ल 15 अक्टूबर यानी सरिता के कत्ल से ठीक 2 दिन पहले हुआ था। उसके ऊपर 2 वार किए गए थे सर, एक पेट में और एक दिल के पास। मौत इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई थी। इसका मतलब मनोज का सरिता के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। ये केस तो और उलझ गया। संजय के बयान के हिसाब से मनोज गुस्से में उसके यहाँ गया था और उसके बाद वो कहाँ गया ये हमें नहीं मालूम। संजय ने कहा कि जब मनोज गायब हुआ तब वो चांदनी चौक में साउंड इक्विपमेंट खरीद रहा था। पता करो इस बात में कितनी सच्चाई। ठीक है सर, मैं एक टीम भेज देता हूँ। इस पूरी फैमिली पर 24 घंटे नजर रखो। एक पूरा परिवार खत्म हुआ है, सरिता, मनोज। बेटा बुलाए चट दौड़ी चली आए माँ, बेटा बुलाए चट दौड़ी चली आए माँ, अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाए माँ। बेटा आवाज तो इसकी अच्छी है, पर पब्लिक कितनी पसंद करेगी ये नहीं पता। अरे मैडम, ये कोई नया थोड़ी है, सरिता के साथ सालों से गा रहा है। आप देखिएगा मेरे बेटे को पब्लिक कितना पसंद करेगी। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कंचन है जी, हमारी बहन। नमस्ते। बहुत जोर का गाती है। मैं तो कहता हूँ इसको गाने का मौका दीजिए आप, देखिए धूम मच जाएगी। और वो क्या कहते हैं, सिंपैथी, वो भी तो ऐसे मिलेगी जी। अच्छा गाने से क्या होता है, इंसान का मन भी तो होना चाहिए। भाई साहब, भाभी सही कह रही है ना, मुझे कोई गाना वाना नहीं गाना है। मुझे तो लड़की की कुछ यादें लेके यहाँ से बहुत दूर जाना है। ऐसी बातें कर रही है तू, है? विरासत है सरिता की, आगे लेके जाना है तुझे। बहन जी, भाई साहब सही कह रहे हैं। अगर सरिता की बहन कंचन को स्टेज पे गाते हुए देखे लोग तो हम पब्लिक की सिंपैथी को यूज कर सकते हैं। भाई तो ठीक है, हम लोग प्रोग्राम पे मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी जी। हेलो जी भाई साहब, जी मैं अभी ऑर्गेनाइजर से ही मिलकर आ रही हूँ। हाँ भाई साहब, बस अभी घर पहुंची। लेके जाइए इसे यहाँ से। जगराता करेगा, जगराता करेगा। राकेश, बहुत ढीठ निकला ना तू। हमने सोचा था कि तुझे नहीं मारेंगे, पर नहीं, तू नहीं मारा। चल अब बता, कंचन को क्यों मारना चाहता था? बोल। सर मैं सरिता से कोई प्यार नहीं करता था। उस बुढ़िया से चक्कर इसलिए चला था कि जगराते में ग्रुप का मेन सिंगर बन के गाऊंगा सर। जब सरिता ने मेन सिंगर बनाने से इनकार कर दिया तो उसे मार दिया, समझ आया? पर मनोज को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा किसी को, मैंने तो कंचन को भी खाली तड़ी दी थी कि वो डर के पीछे हट जाए। लोकेश इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं। 1 मिनट के लिए भी इस फैमिली पर से नजर मत हटने दो। सर संजय का साउंड क्यूपिन वाला बयान है ना, वो झूठा है सर। सर हमें चांदनी चौक ही उसके घर के आसपास की जितनी भी दुकानें हैं सबसे पता किया सर। फॉरेंसिक को बुलाओ। सर। सरिता के मर्डर से संजय का कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर है। सर, मनोज की बॉडी पे चाकू से सिर्फ 2 बार हमला हुआ है और संजय की बॉडी पे कई निशान मिलते हैं।
इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि संजय को मारने वाला कोई पेशेवर कातिल नहीं है। मतलब संजय सिर्फ एक मोहरा था और चाल चलने वाला कोई और है। ये सब मैं भाभी के लिए कर रही हूँ, तेरे लिए नहीं, वरना सड़ता रहता यहीं पर। Please take me to police station. क्या हुआ? Uncle, please take me to police station. Uncle, my name is Chintu. I live in Rajouri. बड़की, तुम जहाँ भी हो, मुझे पता है तुम मुझे देख रही हो। मुझे पता है तुम कभी नहीं चाहती थी कि मैं ये सब कुछ करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो। ये मेरा पहला जगराता है। इंस्पेक्टर साहब को बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, मुझे एक गैंग ने किडनैप कर लिया था। वो बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, लेकिन मैं वहां से भाग आया। मुझे पता है मेरी माँ को किसने मारा है। क्या हुआ है इंस्पेक्टर साहब? बहुत प्यार करते थे बड़की से, इतना कि अनजाने में उसके कातिल का ही साथ दिया जा रहा है। बताती हूँ। हाँ, मैंने उसे मारा। मुझे सिंगर बनना था, लेकिन वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनती जा रही थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि मैं उसकी जगह लूं। मत कर ये सब। बड़की, वो मैं उठ जा अपने कमरे में पढ़ाई कर। छोड़ ये सब, जा। क्यों छोड़? नहीं, आपको डर तो नहीं है कि जैसे आपने दिव्या की जगह ले ली, कहीं मैं आपकी जगह ना ले लूं? मोटी बुद्धि है तेरी। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर विदेश भेजना चाहती। ये जो चमक है ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहती। पब्लिक का क्या, ये सर पे बिठाती भी है और उतार के कूड़े में फेंक भी देती है। और ये सब जब तक चला सो चला, कोई गारंटी नहीं है इन चीजों की। जा और जाके पढ़ाई कर। जा। मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती थी और ना ही नौकरी करना चाहती थी। जगरातों से बॉलीवुड में जाना चाहती थी, स्टार बनना चाहती थी। मुझे पता था संजय पैसों के लिए कुछ भी करेगा। वही मनोज जीजा जी को चोरी करने के लिए उकसाता था। अरे फूफा जी, बस पैसे से मांगा करो, आपकी पत्नी है वो। अरे यार, देखा तो है तुमने, कुत्ते जैसी हालत बना दी है। जहाँ देखो वहाँ बेइज्जती करती होती, पैसे का खाक देगी। और मनोज जीजा जी रोज लड़ा करते थे, एक दूसरे को मारने की धमकी दिया करते थे। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया और संजय को और पैसों का लालच दिया। और चिंटू को इसलिए मारने की कोशिश की क्योंकि उसने तुम्हें खून करते हुए देख लिया था। और संजय, उसे क्यों मारा? वो तो तुम्हारा साथ दे रहा था ना। वो और पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल करने लग गया था। पैसे लाइए। हाँ। चला जाए। तुमने अपनी बहन तक को गलत समझा। वो बहन जो तुम्हारे लिए अपने से ऊंचा भविष्य चाहती थी। एक बात याद रखो, जो सपने जुर्म के साए में पलते हैं ना, कभी पूरे नहीं हो पाते। अब तुम अपनी सही जगह जा रही हो। वहां बैठकर जी भर के रियाज करना और पछताना। हीरे की चमक से सभी प्रभावित होते हैं, लेकिन उस चमक के पीछे की काली खादान और मजदूरों की मेहनत और दुर्गति को कोई नहीं जानता। ऐसी ही भारी चमक से मुग्ध होकर कंचन ने अपनी बड़ी बहन सरिता की जान को अपने पागलपन की भेंट चढ़ा दिया, ये जाने बिना कि सरिता खुद जहर का प्याला पीकर कंचन के लिए अमृत सजो रही थी। सरिता अपने पेशे की पेचीदगियों और उलझनों से कंचन को बचाए रखना चाहती थी, लेकिन कंचन ने रिश्ता, सम्मान, प्यार सबको दांव पर लगाकर कभी सरिता की नसीहतों को समझने की कोशिश नहीं की और परिवार को खुशियां देने वाली सरिता को मौत के घाट उतार दिया। चिंटू को अनाथ बना दिया। चिंटू के जज्बे को सलाम, जिसने अपने जख्मों की परवाह किए बिना अपनी मां को इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं छोड़ी और कंचन को अपने किए की सजा मिली। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।